हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम कर रहे हैं IBACIO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। और आज हम करेंगे 18 जनवरी 2024 लास्ट शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 4 का पेपर का सॉल्यूशन मैथ्स का। ठीक है ना। इसमें अभी तक जो देखा है मैंने, 17 तारीख वाली शिफ्ट बहुत लेंदी थी। उसमें अगर किसी ने 15 सवाल भी कर दिए होंगे तो काम बन गया होगा। लेकिन 18 तारीख वाली शिफ्ट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे ना 17 तारीख से, तो थोड़ी सी कम कैलकुलेटिव है। हालांकि यहाँ पर भी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अगर वहां पर 5 सवाल करने वाले नहीं थे 17 की शिफ्ट में, तो 18 की शिफ्ट में 2 से 3 सवाल हैं जो करने वाले नहीं है, बाकी सारे सवाल यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा अपना मोमेंटम रखोगे ना, तो एक सवाल और आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले IBACIO 2025 का क्रैश कोर्स आ चुका है एप्लीकेशन पर। ठीक है। टीम निष्ठा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग वो टॉपिक कराने वाले हैं जहां से मैक्सिमम आपके एग्जाम में कवर किया जाता है। इसमें आपको GS, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके सभी टॉपिक कराए जाएंगे, लेकिन फोकस उन टॉपिक्स पे ज्यादा होगा जहां से आपका वेटेज ज्यादा आता है। ठीक है ना। नोट्स भी आपको मिलेंगे, यूट्यूब सेशंस की PDF मिलेगी, नोट्स की PDF मिल जाएगी। ठीक है ना। और लाइव डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका नाम है चाणक्य बैच। ये आप एप्लीकेशन से भी खरीद सकते हैं या फिर आप वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, www.teamnistha.com पर जाकर के। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप NCERT बुक्स पढ़ चुके हैं, अब आप क्विज लगाना चाहते हैं, तो आप NCERTquiz.com पर जाइए। यहाँ पर आपको 6 से लेकर के 12 तक की हर एक सब्जेक्ट की NCERT के MCQ यानी क्विज मिल जाएंगी क्विज के फॉर्म में। इससे आपकी तैयारी को 4 चांद लगेंगे। साथ ही साथ आप इस पर CDS, CAPF, FCAT, CGCAT और अन्य एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि टेस्ट का लेवल क्या है, तो यहाँ पर फ्री डेमो टेस्ट भी आपके अवेलेबल हैं। तो अभी जाइए www.ncrtquiz.com पर और ये आप यहाँ पर क्विज दे सकते हैं। ठीक है ना। बाकी लक्ष्य बैच CDS, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2026 का कॉम्बो बैच है। जो बच्चे 2026 में टारगेट कर रहे हैं इन दोनों एग्जाम को, इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट GS, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग मिल जाएगा। रीजनिंग CAPF के लिए है ना, और CDS के लिए GS, इंग्लिश और मैथ्स। पेपर 2 CAPF का जो पेपर 2 होता है उसके सेशंस भी आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी यहाँ पर रहेंगे, रिवीजन क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, कंप्यूटर क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। कंप्यूटर के जो भी सवाल आपके पेपर में आते हैं CDS और CAPF में, उस पर भी आपको यहाँ पर क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और लाइव डाउट सेशन भी यहाँ पर आपके रहेंगे। ठीक है। हम करने वाले हैं 18 जनवरी 2024 का शिफ्ट 4 का मैथ्स का सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये लास्ट शिफ्ट थी आपकी। अच्छा, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें 17 जनवरी शिफ्ट 4 या जितने भी पेपर हैं 17 जनवरी के या फिर 18 जनवरी के, मैं चाहता तो जो बहुत लेंदी सवाल हैं उनको मैं हटा देता और एकदम आसान आसान सवाल मैं करा देता। लेकिन मैं आपको एक्चुअल जो आपका पेपर का लेवल था वो दिखाना चाहता था। ठीक है। इसलिए मैंने हर एक शिफ्ट के 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रखे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जानबूझ करके एग्जामिनर ने ऐसे डाले हैं जो बिल्कुल भी सॉल्व करने लायक नहीं थे। ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सॉल्व करने वाले नहीं थे। असर्शन रीजन वाले कुछ सवाल ऐसे हैं। 8 शिफ्ट जो हमने करी है ना, आज 8वीं शिफ्ट है, तो उसमें कुछ सवाल असर्शन रीजन वाले भी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी करने वाले नहीं थे। लेकिन एज अ टीचर मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं वो चीजें आपको छुपाऊं ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार IB का पेपर दे रहे होंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैथ्स किस लेवल की आती है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो आसान आसान मैंने करा दी और आप वही करके चले गए, तो फिर उसके बाद आप कहोगे सर ने कुछ कराया नहीं था, है ना। तो हम हर एक को ध्यान में रखते हुए ये करते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि
हमें क्वालिटी कंटेंट देना है, ठीक है ना। और जिस सवाल में टाइम लगता है वो भी हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे, ताकि आपका एक माइंड सेट बन जाए, ठीक है ना। और मैथ्स सॉल्व करने से ही अच्छा होता है, छोड़ने से कभी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। बल्कि ये सारे शिफ्ट देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वाला सवाल ऐसा था, इसमें ये स्टेटमेंट थे, 6 वेरिएबल थे, 6 की वैल्यू दे रखी थी, ये करने वाला नहीं है क्योंकि सर ने किया था, सर को इतना टाइम लग गया था, ठीक है ना। तो इसलिए हर एक शिफ्ट के मैंने आपको 20 क्वेश्चन सारे सारे करा दिए हैं, ठीक है ना। कोई भी मैंने ऐसे नहीं किया कि आप कर लेना या फिर मैं वो लेकर के ही नहीं आया, ठीक है ना। तो ये मोटिव इसके पीछे यही है कि आपको एक्चुअल जो पेपर का लेवल था उससे आप वो आपको दिखाना था, ठीक है ना। और हम एज अ टीचर हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो ये देखने आए, किसी का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है ना, किसी का लेवल एवरेज होता है, कोई बिगिनर होता है। तो ये इसलिए थोड़ा स्पीड स्लो रखी जाती है इन सेशंस की, कि हर एक बच्चे को ये चीज समझ में आए। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप प्लेबैक स्पीड में दुगुना करके या 1.5 गुना करके भी देख सकते हो, या फिर आपको लगता है कि इस सवाल बहुत आसान है तो आगे आप बढ़ा करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है, आप ऐसा समझिए, केवल आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल असर्शन और रीजन का ही है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग लेवल्ड असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 9x plus 6y is equal to 11 and 7x plus ky is equal to 9 has no solution if k is equal to 14/3। और इसका रीजन ये देता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax प्लस by बराबर c, dx प्लस ey बराबर f, अगर ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो इनमें इनके नो सॉल्यूशन होते हैं अगर a अपॉन डी इज इक्वल टू b अपॉन ई इज नॉट इक्वल टू c अपॉन एफ, है ना। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन है और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है अगर उनका, तो जो उनके एक्स और वाई के कॉफिशिएंट होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसकी कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/7 इज इक्वल टू हमारे पास कितना 6/k। तो 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 2 बार, तो के हमारे पास कितना आ जाएगा 14/3। यानी कि एकदम बात सही कह रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब के हमारे पास 14/3 होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास इस सवाल का आंसर बन जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीन चीजें होती हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक नो सॉल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इनफाइनाइट में क्या होता है कि जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है वो तो बराबर होंगे ही, साथ में जो कांस्टेंट होगा वो भी बराबर होगा। यानी कि ए अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन ई इज इक्वल टू सी अपॉन एफ अगर हो जाए तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन का आपने देख ही लिया, ए अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन ई इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन एफ। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि कुछ भी बराबर नहीं होता है, ए अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ई, कॉन्स्टेंट चाहे बराबर हो चाहे ना हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक्स और वाई का कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीन यहां पर कौन से बनते हैं, इस बार नो सॉल्यूशन का पूछ लिया, अगली बार हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। a1 is 19 times more than a2, then a2 is what percentage less than a1। एकदम आसान सवाल। a1 और a2, तो a1 is 19 times more than a2, यानी अगर a2 हमारे पास 1 है तो ये 1 से 19 टाइम्स ज्यादा है, यानी ये 20 हो गया, ठीक है ना। 19 टाइम्स मोर और 19 टाइम्स दोनों में अंतर है, ये 19 टाइम्स मोर है, यानी अगर a2 1 है तो a1 1 से 19 गुना ज्यादा है, यानी कि 20 गुना है, ठीक है ना। a2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन a, तो a2 a1 से कितना कम है, 19 कम है, किससे, a1 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 95%, यानी इस सवाल का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बन गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 13 मैन इज 55 ईयर्स,
2 men leave the group and the average age of group increases by 1 year. What is the average age of 2 men who left the group? तो भैया 13 लोग थे, इनका एवरेज 55 था, इसमें से 2 चले गए, कितने बचे? 11, एवरेज 1 साल बढ़ गया यानी कि 56 हो गया। तो अगर मैं 13 लोगों की टोटल एज में से 11 लोगों की एज घटा दूंगा तो हमें 2 लोगों की एज का सम मिल जाएगा, सम मिल जाएगा तो एवरेज निकाल लेंगे, है ना। तो हम कैसे निकालते हैं सम? ये 2 कम हो गया, ये 1 बढ़ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये सम मिल जाएगा ना, सम ऑफ एज ऑफ 2 मैन, ठीक है ना। तो ये माइनस का 2 इंटू 56 प्लस का 13 इंटू 1, माइनस से परेशान मत होना, ठीक है ना। और ये हमारे पास ये सम है, इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 6.5 टाइम्स कट जाएगा। अब माइनस का 56 है, प्लस का हमारे पास 6.5 है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 49.5। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हमें बता रहा है कि इतना कम हो गया। अगर आपको माइनस से दिक्कत है तो आप पहले 11 लिख लो, 11 का एवरेज 56, 13 का एवरेज 55, ठीक है, ये 2 बढ़ गया, ये 1 कम हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तब भी आपको 2 लोगों की एज का सम मिल जाएगा। 2 इंटू 55 माइनस 1 इंटू 11, ये सम हो गया, एवरेज के लिए 2 से भाग कर देंगे, ये 2 से जाएगा 2 बार, और ये 5.5 टाइम्स, 55 में से 5 गया 50, 50 में से 0.5 49.5, ठीक है ना। तो ये माइनस सिर्फ ये बताता है कि जो 2 लोग गए हैं उनकी वजह से इतना कम हो गया, ठीक है ना। ये एवरेज इधर से भी आंसर, इधर से भी आंसर, दोनों जगह से आप आंसर कर सकते हो। 49.5 इस सवाल का हमारा आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्वेश्चन इज गिवन followed by 3 statements labeled 1, 2 and 3. Identify which of the statement is are sufficient to answer the question. क्वेश्चन क्या है? What is the total expense when the hostel has 189 occupants? कुल खर्चा क्या होगा जब हॉस्टल में 189 रहने वाले लोग होंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, टोटल एक्सपेंस ऑफ हॉस्टल कंसिस्ट 2 पार्ट, one varies directly with the number of occupants and other is fixed। तो भाई पहला तो हमें यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले में आपको रिलेशन बता दिया, ठीक है, तो पहला तो आएगा ही। अब देखो 4 ऑप्शन में पहला है तो पहला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा देखो, व्हेन इट हैड 150 ऑक्यूपेंट्स इट्स टोटल एक्सपेंस वाज 79,500। दूसरा कह रहा है कि अच्छा ये स्टेटमेंट है, सॉरी ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है व्हेन इट हैज 150 ऑक्यूपेंट्स इट्स टोटल एक्सपेंस वाज 79,500। तो जब 150 ऑक्यूपेंट्स होते हैं तो कुल खर्चा होता है 79,500, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है व्हेन इट हैज 240 ऑक्यूपेंट्स इट्स टोटल एक्सपेंस वाज इतना। जब 240 ऑक्यूपेंट्स होते हैं तो कुल खर्चा होता है 1,15,500। अब अगर मैं पहले और दूसरे स्टेटमेंट का यूज करूं तो मैं 240 के कुल खर्चे में से 150 का खर्चा घटा दूं तो मुझे 90 लोगों का खर्चा पता चल जाएगा। 90 लोगों का खर्चा इतना है तो एक लोग का खर्चा कितना होता है ये पता चल जाएगा। उसको मैं 189 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें 189 का कुल खर्चा पता चल जाएगा। यानी हम अगर पहले और दूसरे का यूज करेंगे तो हम बता सकते हैं कि 189 का कुल एक्सपेंस कितना है। When it had 200 occupants, its total expense was 99,000। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर 200 ऑक्यूपेंट्स होंगे तो टोटल खर्चा 99,000 होगा। तो हम चाहें तो पहले दूसरे का यूज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो पहले तीसरे का यूज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो दूसरे तीसरे का यूज भी कर सकते हैं, कहीं से भी आंसर मिल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, गलत हो गया, फर्स्ट ओनली से तो मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मिला देंगे तो आंसर हमें मिल सकता है, या फिर फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट और थर्ड, पहले दूसरे और पहले तीसरे को मिलाएंगे तभी जाकर के आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? पहले दूसरे तीसरे तीनों को मिला देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर खर्चा अलग आएगा 90 लोगों का, यहाँ पर अलग खर्चा आएगा, तीनों का कैसे मिला करके, ठीक है ना। तो हमें या तो पहले तीसरे से आंसर मिल जाएगा या फिर पहले दूसरे से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें कितना आएगा बस ये देखना है कि आ जाएगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 5, if x y z is equal to 10, x square y square z square 80, then what is the value of 4x y 4y z 4zx? ठीक है ना। अब देखो एलजेब्रा का सवाल है, और एलजेब्रा में हम जानते हैं कि भाई जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, यानी कि 2 वेरिएबल फिक्स, तीसरा आप अपने मन से कुछ भी रख दो। तो मैंने क्या किया, मैंने z को 0 पुट कर दिया। जब z 0 पुट हो गया तो यहाँ पर ये और ये चला गया, यानी कि अब सवाल हमारा ये बचा कि x प्लस वाई बराबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80। तो हमसे पूछ रहा है कि 4xy हमारे पास कितना होगा। ठीक है, अब हम या तो वैल्यू पुटिंग कर लें या फिर सीधा फॉर्मूला लगा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है ना। तो x प्लस वाई कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है 80, ये इधर आएगा माइनस का, यहां से हमें 2xy मिल जाएगा कितना 20, लेकिन हमें तो 4xy चाहिए, तो 4xy कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर हमारे पास कितना हो जाएगा, अरे ये क्या हो गया, इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर हो गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 से लेके 5 तक अभी सारे सवाल आसान ही थे। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 3:5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड टू दैट ऑफ हु फेल्ड इज 7:3, among boys the number of those who passed to those who failed is in the ratio 2:1, among girls what is the ratio of number of girls who passed to those who failed। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ठीक है ना, तो हमें देखो पूरी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है कितना 3:5। ठीक है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट आपके पास और फेल हैं उसका रेशियो 7:3 है। ठीक है, इसके बाद बॉयज जो पास और फेल है ना, अमंग बॉयज द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड इज इन द रेशियो 2:1। तो लड़के, टोटल लड़के में कितने पास और कितने फेल है इसका रेशियो दिया है। आपको गर्ल्स में बताना है कि पास और फेल का रेशियो क्या है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये देखो, ये बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, टोटल कितने हैं 8 हैं। अगर मैं बॉयज मानता हूं 3, गर्ल्स मानता हूं 5, तो उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 8 हैं। और ये सभी स्टूडेंट कितने पास हुए, यानी उस क्लास में से कितने पास और कितने फेल हुए, इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, यानी ये भी हमारे पास क्या है टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब यहां से भी टोटल स्टूडेंट है और यहां पर भी टोटल स्टूडेंट है, दोनों बराबर कर दो। तो यहां पर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर 4 का। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, यहां भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी, यानी कि 15 लड़के हो गए और 25 हमारे पास लड़कियां होंगी, क्योंकि हमें रेशियो ही तो बताना है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यानी 28 पास हैं टोटल स्टूडेंट्स और 12 क्या है फेल हैं। अब देखो टोटल लड़के कितने हैं 15 हैं। 15 लड़कों में अगर मैं पूछूं कि पास कितने हुए तो आप बोलोगे 2/3। लड़के टोटल 15 हैं, तो टोटल कितने लड़के पास हुए, तो 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी कि टोटल 10 लड़के पास हैं। टोटल क्लास में 28 स्टूडेंट्स पास हैं, 28 में से 10 अगर लड़के हैं तो 28 - 10 यानी 18 लड़कियां क्या होंगी पास। ठीक है ना, इसके बाद जो फेल हैं, कितने लड़के फेल होंगे भाई, टोटल लड़के 15 हैं, 15 में से 10 पास हैं, तो फेल कितने होंगे 5। अगर 5 लड़के फेल हैं और टोटल 12 बच्चे फेल हैं तो 7 लड़कियां फेल होंगी, यानी कि नंबर ऑफ, जो रेशियो है पास और फेल का गर्ल्स का वो 18:7 आ गया। तो एकदम आहिस्ते आहिस्ते अगर आप सवाल करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप तुरंत आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो आंसर इसका आपका नहीं आएगा, फ्रैक्शन में फंस जाओगे। ठीक है ना, तो एकदम बहुत ही पेशेंस के साथ सवाल को सॉल्व करना होता है।
और इसके पीछे जो आपने मेहनत करी है, जो प्रैक्टिस करी है, वो काम आएगी। ठीक है ना। तो 18:7 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? A number is divisible by 125 if the last three digit of the number form a number that is divisible by 5 cube। तो दोनों बातें एक ही कह रहा है। देखो भाई 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि भाई लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। 25 का क्या होता है भाई? लास्ट के 2 डिजिट्स है ना, यानी यूनिट और टेंस 25 से डिविजिबल होने चाहिए। 125 का क्या होता है भाई? लास्ट के 3 डिजिट्स। यही पढ़ा है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट्स 125 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 125 से डिविजिबल। और वो ये तो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 125 इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है? 125 ये तो होता है। दूसरा कह रहा है कि इफ अ नंबर, यानी पहला सही है तो ये फिर हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत हो गया। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 2 है और एक नंबर 4 है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी, मान लेते हैं 4 है। 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी है, लेकिन 4 इन संख्याओं के प्रोडक्ट से यानी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, पहला ऑप्शन गलत हो गया, आंसर हमारा आ गया ए ओनली। तीसरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें सीखना है। ठीक है ना। आंसर इसका आ चुका है ए ओनली, लेकिन हम तीसरा स्टेटमेंट भी चेक करेंगे आपके लिए। कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 36 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 12। तो कोई नंबर 36 से डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 4, 6, 12 से है। देखो उल्टा नहीं चलता है, उल्टा नहीं चलता है। ठीक है ना। सीधा चल जाएगा। सीधा मतलब अगर नंबर हमारा, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 4, 6, 12 तीनों से डिविजिबल एक नंबर 12 हो गया। ठीक है ना। या 24 मान लेते हैं, या 12 ही मान लो आप। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 12। तो कोई नंबर हमने 12 ले लिया जो 4 से, 6 से और 12 से डिविजिबल है, लेकिन वो नंबर 36 से डिविजिबल होगा क्या? क्या 12 36 से होता है? नहीं सर। तो ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो गया। ठीक है ना। चलिए आंसर ए ओनली है। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक इज 75% लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ कार। The cost of a car decreased by 25% and that of a motorcycle increased by 40%। ये डेटा दिया है, दो स्टेटमेंट हैं। The new cost of a motorbike is 53 1/3% less than the new cost of the car। The total new cost of one car and two motorbikes is 3 1/3% more than their total initial cost। ठीक है ना। ये दो स्टेटमेंट हैं। सवाल पूछ रहा है which of the above statement is are correct। सबसे पहले यहां से डेटा बनाते हैं भाई। तो एक तो हमारे पास मोटर बाइक है और एक हमारे पास कार है। क्या रिलेशन दे रखा है? द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक इज 75% लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ कार। यानी अगर कार 100 रुपए की आती होगी तो मोटर बाइक 25 रुपए की आएगी। यानी इनके कॉस्ट का जो रेशियो वो 1:4 है। हम इसको 100 मान लेते हैं, इसको 400 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू होगी भाई। अब न्यू वैल्यू पर आते हैं। न्यू वैल्यू कैसे आएगी भाई? न्यू वैल्यू के लिए हमें कुछ डेटा दे रखा है। क्या? द कॉस्ट ऑफ अ कार डिक्रीज बाय 25%। जो कार की कॉस्ट है वो 25% डिक्रीज हो गई। 25% इज 1/4। 400 का 1/4 100, यानी 100 डिक्रीज हो गई तो कितनी हो गई? 300। ठीक है। एंड दैट ऑफ मोटर बाइक इंक्रीज बाय 40%। और मोटर बाइक का जो कॉस्ट है वो 40% बढ़ गया। तो 100 का 40% 40 हो गया, यानी कि अब मोटर बाइक कितने रुपए की आएगी? 140 रुपए की। तो न्यू कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट सब कुछ निकल गया। पहला स्टेटमेंट, द न्यू कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक इज इतने % लेस देन द न्यू कॉस्ट ऑफ अ कार। तो जो न्यू कॉस्ट है मोटर बाइक की वो कितनी कम है? 160 कम है। 160 कम है किससे? 300 से।
परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 160/3, 5 3 15, 3 5 15, 3 से 3 बार 9 बार और 1/3, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। पहला सही है, इसमें ऑप्शंस हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहला सही है तो नीदर 1 नॉर 2 गलत हो जाएगा, ठीक है, 2 ओनली गलत हो जाएगा, लेकिन अभी भी 2 ऑप्शन आपको चेक करने ही है, यानी कि इसमें हेल्प नहीं मिलती ऑप्शन से, इसमें दोनों स्टेटमेंट चेक करने ही होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट वाले इस तरीके के सवाल जो है वो लेंदी होते हैं, ठीक है ना, जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। दूसरा, द टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ 1 कार एंड 2 मोटर बाइक्स, तो एक कार कितने की है, न्यू कॉस्ट ऑफ 1 कार 300, 2 मोटर बाइक, एक मोटर बाइक 200, 140 इंटू 280, यानी कि दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 580 आ गई, 280 प्लस 300 580। इज 3 मोर देन द टोटल इनिशियल कॉस्ट, टोटल इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 500 थी, तो 500 से ये 80 ज्यादा है ना। क्या ये 3 सही 1/3% है, नहीं सर, ये तो 16% के आसपास है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, आंसर आएगा हमारा 1 ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 ओनली। अगला क्वेश्चन नंबर 9, pipes A and B can fill a tank in 6 and 15 hours respectively. Pipe C is a drain pipe. When all the 3 pipes are opened together for 6 hours, then 65% of the tank is filled. Initially, pipe A and C are opened together for 8 hours, and then C is closed and B is opened. Pipe A and B together will fill the remaining part of tank in how much time? तो पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, अच्छा सवाल है। दो नल हैं ए और बी, दो पाइप हैं ए और बी, और किसी टैंक को ये भर लेते हैं 6 आवर्स एंड 15 आवर्स में, ठीक है। अब जो पाइप सी है वो ड्रेन पाइप है, यानी खाली करने वाला। कह रहा है कि व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स देन 65% ऑफ द टैंक इज फिल्ड। तो जब हम तीनों नल को चलाते हैं तो 65% टैंक भर जाता है 6 घंटे में। तो अगर हम तीनों नल को पूरा टैंक भरवाएं तो कितना टाइम लगेगा, पूरा टैंक यानी कि 100%। जब तीनों नल चलाते रहते हैं और 100% यानी पूरा टैंक कितनी देर भर जाएगा, तो 6/65 इंटू 100, तो 5 से कट जाएगा 13 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, यानी अगर तीनों नल ही चलते रहेंगे तो 120/13 घंटे में टैंक भर पाएगा, 120/13 घंटे में टैंक भर पाएगा। अब हमें एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 20, 15 8 120, 120 को 120/13 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब देखो, जब तीनों नल चलते हैं तो क्या होता है, अगर ए और बी चलते होंगे तो 28 लीटर पानी भरता होगा, लेकिन सी खाली करने वाला है। तीनों चल रहे हैं तो टैंक में 13 लीटर पानी भर रहा है, यानी कि जो सी है वो साथ साथ में 15 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। तभी तो ऐसा होगा कि 28 भरा, 15 खाली हुआ, तो भरा कितना, 13 लीटर, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 15। ये 15 लीटर पानी खाली करता है, ठीक है। अब सवाल कह रहा था कि इनिशियली ए एंड सी आर ओपन टुगेदर फॉर 8 आवर्स, तो भाई क्या होगा, ए 20 लीटर पानी भरेगा और सी उसमें से हर घंटे 15 लीटर पानी खाली करता जाएगा, यानी कि हर घंटे भरेगा कितना, 5 लीटर। तो इस हिसाब से इन 8 घंटे में 40 लीटर पानी टैंक में आ चुका होगा। अब हमने क्या कर दिया, टुगेदर फॉर 8 आवर्स एंड देन सी इज क्लोज, 8 घंटे बाद हमने सी को बंद कर दिया, बी इज ओपन, है ना। तो 120 लीटर का टैंक था, 40 लीटर भर गया, बचा कितना, 80 लीटर। अब ये 80 लीटर कौन भरेगा, ए और बी। ए और बी जब चलेंगे तो कितना पानी भरेगा, 28 लीटर। इतना टाइम और लग जाएगा रिमेनिंग टैंक को भरने में, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14, है ना, और 6/7, यानी कि जो रिमेनिंग टैंक है उसको भरने में हमें 2 सही 6/7 घंटे और लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है, अच्छा सवाल था, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, when 860 1712 and 3203 are divided by a 2-digit number x,
then the remainder in each case is y. If 2x plus y is written as p into q into r square, where p, q, r are prime numbers, then what is the value of p plus q plus r? तो ये HCF का सवाल है, और HCF के केस में अगर हमें हमेशा सेम रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम इनके डिफरेंस का HCF लेते हैं ना। सेम रिमाइंडर के केस में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस का HCF लेते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया भाई, 1712 माइनस 860, तो ये 2, ये 5 और ये 8 है ना, इनका डिफरेंस हो गया 852। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3203 माइनस 1712, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 1491। ठीक है ना। अब अगर मैं देखूं तो इसको 4 से काट सकता हूं, यानी 4 इंटू हो जाएगा 213। ठीक है ना। इसको 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 13 7 91 ना। लेकिन आप देखोगे कि वो कह रहा है कि आर डिवाइडेड बाय अ 2 डिजिट नंबर x, तो इसको और डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 213 को 3 से काटते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू कितना, 3 7 21, 3 एकम 3। ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 3 इंटू 71। दोनों में से हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, अब 71 आ रहा है ना। दोनों में से हाईएस्ट और कॉमन क्या आ रहा है, 71। यानी x जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 71 हो गया, क्योंकि 71 को आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, 71 एक प्राइम नंबर है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर यही बनेगा इसमें। ठीक है ना। x बराबर 71 हो गया। अब y, किसी भी नंबर को हम 860 को 71 से डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख लो, सब में रिमाइंडर आपको सेम मिलेगा। तो सबसे छोटे नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। 71 से एक बार जाएगा, ये 5, ये 1, ये 0। ठीक है ना। फिर 71 दूनी 142, रिमाइंडर कितना आएगा, 8। यानी कि y हमारे पास कितना आ गया, 8। y हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स 71 प्लस वाई यानी कि 8, तो ये 150 हो गया। 150 को आपको इस फॉर्म में लिखना है, p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 से कट जाएगा 75 बार, 3 से कट जाएगा 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। ठीक है ना। यानी जो 150 है, 150 जो है हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया p इंटू क्यू इंटू आर का स्क्वायर। तो p हमारे पास 2 आ गया, q हमारे पास 3 आ गया, r हमारे पास 5 आ गया। हमसे p प्लस क्यू प्लस r पूछ रहा है, यानी कि 5 3 8 और 2 10। 10 इस सवाल का हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम आसान सवाल, सिंप्लीफिकेशन है, बॉड मास लगाएंगे। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा। 25/5 कितना, 5 इंटू 2 10, 72 में से 10 गया, 62 बचा। नीचे मल्टीप्लाई होगा पहले, 5 इंटू 6 30 और 1 31, 31 दूनी 62, यानी 2 इस सवाल का हमारा उत्तर हो गया। एकदम आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, the ratio of alcohol and water in solution A and B is 3:5 and 5:7 respectively. 2 liters of A is mixed with 5 liters of B, and 3 liters of alcohol is also added to it to get a new solution C. In 1.5 liter of solution C, how much alcohol should be mixed so that the ratio of alcohol and water in the final solution becomes 2:1? बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये थोड़ा सा आपका टाइम ले जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले हमें ऊपर वाला काम करना पड़ेगा, सब कुछ मिला विला करके सॉल्यूशन सी बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम सवाल सॉल्व करेंगे कि 1.5 लीटर सी में कितना एल्कोहल मिलाएं, ताकि एल्कोहल और पानी का रेशो 2:1 हो जाए। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, बढ़िया सवाल है। द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, दो सॉल्यूशन हमारे पास है, ए और बी। ए में है एल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:5, बी में है 5:7। हमने क्या किया, इसका लिया 2 लीटर और इसका लिया हमने 5 लीटर, यानी हमने क्वांटिटी किस रेशियो में मिलाई, 2:5 में। ठीक है। तो हमें एक सॉल्यूशन सी मिल जाएगा। ठीक है ना। पहले सी को छोड़ो, पहले ये निकालते हैं कि किस रेशियो में हमने जो मतलब मिलाया होगा। तो जो मिलाया है
इन दोनों को जो मिलाया है तो नया सॉल्यूशन बना, उस नए सॉल्यूशन में एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है। तो हम कैसे करते हैं भाई, ये 5 और 3 8 हो गया, ये 7 और 5 12। लेकिन यहां पर तो अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी का रेशियो 2:3 है, जबकि 2:5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको बराबर करेंगे। किसी भी रेशियो को किसी भी दूसरे रेशियो में चेंज करने के लिए सबसे आसान क्या होता है, पहले उनको 1:1 में चेंज कर लो। तो पहले 8 और 12 को बराबर करते हैं, 24 बनाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गया बराबर। अब हम यहाँ पर 2 का और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 1:1 नहीं चाहिए था, हमें 2:5 चाहिए था। अब आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, देखो 8 3 24, 24 दूनी 48, ये 48 आ गया। 12 पंचे 60, 60 दूनी 120। अगर आप इसको देखोगे तो 12 24 दूनी 48, 24 पंचे 120, 2:5 का अनुपात बन गया। तो किसी भी रेशियो को किसी भी दूसरे रेशियो में चेंज करना है तो सबसे पहले उसको 1:1 बना लो, फिर जिस रेशियो में चेंज करना है उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया आपका 2:5। अब देखो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने कुल मिलाकर के 10 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई। एल्कोहल एल्कोहल मिल जाएगा, वाटर वाटर में, तो 6 3 18 और ये 50, यानी कितना हो गया 68। ये 6 पंचे 30 और ये 70, 70 30 100, 4 से काट दो 17 बार, 4 से काट दो 25 बार। यानी कि अब एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 17:25 है, जो भी आपने 7 लीटर मिक्सचर बनाया उसमें। क्योंकि 2 लीटर इसका लिया था, ए का 5 लीटर, बी का 7 लीटर जो मिक्सचर है उसमें 17:25 में एल्कोहल और वाटर है। अब क्या कह रहा है कि 3 लीटर्स ऑफ एल्कोहल इज ऑल्सो एडेड टू इट। अब इसमें हमें 3 लीटर एल्कोहल और मिलाना है टू गेट अ न्यू सॉल्यूशन सी। अब मिलेगा हमें सॉल्यूशन सी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 42 है मेरे हिसाब से। सवाल कह रहा है कि 7 है, यानी कि ये कितने गुना है भाई, ये 6 गुना है। ठीक है, तो जब 7 एक्चुअल वैल्यू यानी 7 लीटर 42 मिनट के बराबर है, तो आप 3 लीटर मिला रहे हो, तो 3 लीटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। यानी अगर आप 3 लीटर एल्कोहल मिला रहे हो तो वो रेशियो में किसके बराबर है, 18 के बराबर है। यानी कि यहां पर जो एल्कोहल है वो कितनी बढ़ गई, 18 यूनिट बढ़ गई, और वाटर तो नहीं उतना ही रहेगा। तो ये कितना हो गया भाई हमारे पास, एल्कोहल 35 और ये 25, यानी कि जो आपने 3 लीटर एल्कोहल मिलाई उसके बाद 3 लीटर जो एल्कोहल मिलाई तो 7 लीटर का सॉल्यूशन था, 3 लीटर एल्कोहल और मिला दी, 10 लीटर में अब एल्कोहल और वाटर का रेशियो इतना हो गया, 5 से काट दो 7 बार, 5 पंचे 25। ये हमारे पास सॉल्यूशन है सी, जिसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 7:5। ठीक है ना, ये हमारे पास है सी। अब इस सी का हमने कितने लीटर मिक्सचर लिया है, केवल 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर में भी रेशियो 7:5 ही रहेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। हमने क्या किया, 1.5 लीटर सॉल्यूशन लिया सी का, तो उस 1.5 लीटर में भी एल्कोहल और वाटर का रेशियो 7:5 ही रहेगा। अब कह रहा है हाउ मच एल्कोहल शुड बी मिक्स्ड, कितना एल्कोहल इसमें मिलाएं so that the ratio of alcohol and water in the final solution becomes 2:1। ठीक है, और हमें किस में चाहिए, ml में चाहिए आंसर। ठीक, तो भैया आप एल्कोहल मिला रहे हो, पानी दोनों जगह बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 10 हो गया और ये 5। तो मेरे हिसाब से एल्कोहल 7 था, 10 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया। और इनिशियल जो हमारे पास था वो 12 लीटर था। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 लीटर, लेकिन इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको ml में चेंज कर लेते हैं, यानी 12 की वैल्यू 1500 ml हो गई। तो हमने कितना एल्कोहल मिलाया, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 बटे 12 इंटू 3। ठीक है ना, 3 चौक 12 और ये 375 ml हमारा आंसर इस सवाल का बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पेपर में आप इसके आगे फंस जाओगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बाला हैज थ्राइस एज मच अमाउंट एज दैट ऑफ ललित। ललित हैज 10% मोर अमाउंट देन बिमल। If the average amount of all three of them is 1350, then how much
अमाउंट इज बाला इज विद बाला। बहुत ही आसान, पिछले सवाल में जो भी टाइम लगा ना सब इसमें हो जाएगा कवर, चिंता मत करो। बाला, इसके बाद ललित और इसके बाद विमल। मान लो विमल का के पास 100 रुपए हैं, ललित हैज 10% मोर अमाउंट देन विमल, तो अगर विमल के पास 100 रुपए हैं तो ललित के पास 110। बाला हैज थ्राइस एज मच अमाउंट एज ललित, ललित के पास 110 तो बाला के पास 330, 3 गुना। एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि बाला के पास 33 रुपए, ललित के पास 11 रुपए, विमल के पास 10 रुपए। इन तीनों का एवरेज कितना आएगा भाई? 33 11 44 10 54, 54 को 3 से भाग करेंगे, एवरेज हो जाएगा 18। 18 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास? 18 की वैल्यू है 1350। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बाला के पास कितना है, बाला के पास 33 है। 33 की वैल्यू कितनी आएगी? 1350 अपॉन 18 इंटू 33। 3 से काट दो 11 बार, 3 से गया 6 बार, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 225 इंटू 11 कितना हो गया? 5 7 4 2, 2475 इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। दूसरा, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी आपको। आप क्या करते कि बाला का पूछ रहा है ना, बाला का शेयर, बाला का शेयर 33 का मल्टीपल 33 यानी कि 3 इंटू 11, तो संख्या 3 और 11 दोनों से डिविजल होनी चाहिए। देखो 5 4 9, 5 2 7, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 4 10 7 17, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 2 9, 5 4 9, ये 3 से डिविजिबल है। 5 5 10 और 5 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे? 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 5 4 9, 7 2 9, ये 11 से डिविजिबल है। यहाँ पर 5 3 8, 5 2 7, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाता। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बन जाता। तो हम डिविजिबिलिटी रूल लगा करके भी आंसर कर सकते थे, और इसके आगे इतना ही तो करना था, ऐसे भी आंसर कर सकते थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, अनिल सेल्स 2 पेन्स at the rate of 1500 per pen. He earns a profit of 25% in one pen and loses 25% on the other pen. What will be the total profit or loss in the whole transaction? हम जानते हैं कि अगर दो आर्टिकल का एसपी बराबर है और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर है, तो ऐसे में हमें हमेशा क्या होता है? हमेशा लॉस होता है, ऑलवेज लॉस। तो प्रॉफिट वाले तो ऑप्शन ही गलत हो गए। ठीक है ना। और वो लॉस कितना होता है? प्रॉफिट इंटू लॉस बटे में 100%। तो अगर हमें पहले पर 25 का प्रॉफिट, दूसरे पर 25 का लॉस, तो कुल मिलाकर के मुझे 6.25% का लॉस हुआ होगा। 6.25 यानी 1/16, यानी कि दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी अगर 16 रुपए है तो लॉस मुझे कितने का है? 1 रुपए का। यानी कि अगर दोनों का सीपी 16 रुपए तो एसपी कितना होगा? 15 रुपए। दोनों का है, ये एक का नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपने हर एक को बेचा 1500 रुपए, यानी कि दो को बेचा होगा 3000 में, तो 15 की वैल्यू कितनी है? 3000। तो लॉस कितना है मेरे पास? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 200 आ जाएगी। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो 16 आता है दोनों आर्टिकल का सीपी आता है, क्योंकि ये जो लॉस है वो ओवरऑल दोनों आर्टिकल पर लॉस है। ठीक है ना। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 कि 200 रुपए का लॉस। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन बोरो some money for 2 years at the rate of simple interest. If the ratio of principal and total interest is 5:4, then what is the annual rate of interest? तो हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है? 1 साल का एसआई और प्रिंसिपल, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो हमें प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो दिया है 5:4। देखो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पूछा है ना, तो कितना प्रिंसिपल एक्चुअल में कितने रुपए था और कितने रुपए इंटरेस्ट मिला, इससे कोई मतलब नहीं है। हम रेशियो से भी सेम आंसर निकाल सकते हैं। अब ये 2 साल का हमारा 2 साल का एसआई है 4 रुपए, तो 1 साल का एसआई कितना हो गया? 2 रुपए। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यही चाहिए। 1 साल का एसआई 2 रुपए, प्रिंसिपल 5, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यानी 40% पर एनम क्या होगी आपकी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 176 एंड देयर डिफरेंस इज 16, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स? देखो अगर दो संख्याओं का सम 176 है और इनका डिफरेंस 16 है, तो ये देखोगे कि ये 11 का मल्टीपल है, तो आंसर हमारे पास पहला ही ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि इनका सम 11 है।
ठीक है, इनका सम 5 है, इनका सम 7 है, इनका सम 7 है, तो ये जो सम है वो केवल और केवल 11 से ही डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो कि सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस बी इज इक्वल टू 176 और a माइनस बी हमारे पास कितना है, 16 है। दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो ये 2a बराबर हो जाएगा 192, है ना। तो a कितना हो जाएगा, 96, a 96 हो गया। अगर a 96 है तो b हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। और a और b का जो रेशियो है वो 96 और 80, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, 6:5। हमने देखा सम 176 है और यहाँ पर सम 11 है, 5 है, 7 है, 7 है, केवल एक ही ऑप्शन था जो 176 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, ऑप्शन नंबर 1। और अगर चाहते हो कि सॉल्व कैसे हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अदरवाइज इस सवाल में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, a sum of rupees 2600 is lent out of simple interest in 2 years, one part at the annual rate of 18% and other part at annual rate of 25%. If the total interest is rupees 520, then what is the sum lent out at the rate of 25% per annum? तो 2600 रुपए है, इसको हमने दो पार्ट में बांटा। पहले पार्ट पे हमें मिला है 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे पार्ट पर हमें मिला है 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टोटल जो एसआई मिला है वो 520 रुपए मिला है। तो इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि 25% को क्या मैं 18% प्लस 7% लिख सकता हूं, यानी कम से कम 18% तो दोनों पार्ट पर ही ब्याज मिला है, यानी 2600 का अगर हम 18% निकालें तो कितना आएगा हमारे पास, 18 छक्के 108, 10 36 10 46, यानी अगर पहले पार्ट को भी 18% पर इन्वेस्ट करते, दूसरे पार्ट को भी 18% पर इन्वेस्ट करते, यानी टोटल सम को ही 18% पर इन्वेस्ट करते, तो ब्याज मिलता 468, लेकिन ब्याज मिला 520। इसमें से अगर 468 घटा दिया जाए तो बाकी जो ब्याज होगा वो सेकेंड पार्ट की 7% की वजह से मिल रहा होगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 3220, 52 रुपए हो गया, यानी ये जो 52 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो सेकंड पार्ट के 7% की वजह से मिला है। सेकंड पार्ट का 7% 52 के बराबर है, और हमसे यही पूछ रहा है देन व्हाट इज द सम लेंट आउट एट द रेट ऑफ 25%। तो अगर सेकंड पार्ट का 7% 52 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 52/7 इंटू 100, यानी 5200 बटे में 7। 5200 को मैं 4900 प्लस 300 लिख दूं, ठीक है, क्योंकि ये 700 बार कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। और 300 को 7 से भाग करूंगा तो 7 चौक 28, यानी 7 चौक 28, 742 के आसपास आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। Two trains C and D starts moving from station R and S respectively towards each other. Train take 4 hours 16 minutes and 3 hours 45 minutes to reach S and R respectively after they meet each other. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। If the speed of train is 60 km/h, then what is the speed of train D? तो हम सभी जानते हैं कि जब भी इस तरीके का सवाल आता है कि अगर दो ट्रेन है, एक आर से चल रही है, एक एस से चल रही है, ठीक है ना। जो आर से चल रही है वो चल रही है ट्रेन सी, और जो एस से चल रही है वो ट्रेन डी है। सी की स्पीड 60 km/h है, डी की स्पीड हमें बतानी है। कह रहा है कि दोनों ट्रेन कहीं बीच में मिली होंगी, मिलने के बाद सी आ गई यहां पर और डी आ गई यहां पर, ठीक है। मिलने के बाद सी को कितना टाइम लगा है, 4 घंटे 16 मिनट, और इसको लगे हैं 3 घंटे 45 मिनट। हम जानते हैं कि इस तरीके के सवाल में जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ सी अपॉन स्पीड ऑफ डी, वो क्या होती है, रूट ऑफ टाइम ऑफ डी अपॉन टाइम ऑफ सी, यानी कि
पहली और दूसरे के स्पीड का रेशियो दूसरे और पहले के टाइम के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ सी कितना हमारे पास है, 60 है। स्पीड ऑफ डी हमें निकालनी है। रूट के अंदर टाइम ऑफ डी, डी का टाइम कितना है, 3 घंटे 45 मिनट। तो 45/60 हो जाएगा, 15 × 45, 15 चौको 60, 3 चौक 12 और 3 15, ये हो गया 15/4, ठीक है। और टाइम ऑफ सी कितना है, 4 घंटे 16 मिनट, 16/60, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 15, 15 चौको 60, 4 64, 64/15, 15 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 15 कितना 225, और नीचे कितना हमारे पास है 64 × 4, तो ये 60/s ट्रेन डी की स्पीड, 225 का वर्गमूल होता है 15 का, 64 हो गया 8 और ये 2, ठीक है। 15 चौको 60, 8 दूनी 16 चौक 64, यानी ट्रेन डी की स्पीड कितनी आ गई, 64 km/h, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट पता था अगर उसमें तो बहुत ही आसान सवाल था, नहीं पता था तो फिर टाइम लग जाता। क्वेश्चन नंबर 19, A and B run 5.5 kilometer race on a 500-meter long circular track starting from same point simultaneously in the same direction. The speed of A is 50% faster than B. Which of the following statement is are correct? सर्कुलर रेस का सवाल है। 5.5 किलोमीटर यानी 5500 मीटर की रेस है। ट्रैक हमारा 500 मीटर का है। 2 लोग हैं, ए और बी, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेंगे, यानी रेस हो रही है। और ए और बी की स्पीड का रेशो क्या है, द स्पीड ऑफ ए इज 50% फास्टर देन बी, यानी अगर बी की स्पीड 2 होगी तो ए की 3 होगी, क्योंकि 50% कितना हो गया 1/2। तो बी की अगर 2 तो ए की कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है ना। ये दिया है हमें। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। पहला, A and B meet for the first time after starting the race when A covers 1200 मीटर। तो भाई फर्स्ट टाइम मीटिंग कब होगी, कितनी देर में होगी, तो फर्स्ट टाइम मीटिंग में क्या होगा, ये बन जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड का सवाल कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500 मीटर का, क्योंकि जैसे ही रेस स्टार्ट होगी ए आगे निकल जाएगा और फिर ए पूरा चक्कर लगा करके बी को मिलेगा, यानी दोनों के बीच में कितने मीटर का डिफरेंस हो जाएगा 500 मीटर का, और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, यानी दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 1, यानी कि पहली बार मिलेंगे 500 सेकंड में। तो 500 सेकंड में ए कितना कवर कर लेगा, अगर ए की स्पीड को 3 मानेंगे तो 500 × 3 कितना आ जाएगा 1500 मीटर ट्रेवल कर लेगा वो, ना कि 1200, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। अब या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा आंसर, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि ए बीट्स बी 3 टाइम्स ड्यूरिंग द रेस, तो भाई ये 500 सेकंड में एक बार मिले, अब ये हर 500 सेकंड में मिलते रहेंगे। देखो रेस कौन जीतेगा, ए, क्योंकि ए की स्पीड बी से 50% ज्यादा है, तो ए जीत जाएगा, यानी ए रेस खत्म कर देगा और बी दौड़ता रहेगा फिर अकेले। तो बस ये पता कर लो कि ए को 5500 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ए की स्पीड कितनी है 3, तो इसको लगेंगे देखो 18 × 54, 1833 सही 1/3 सेकंड, इतना टाइम लगेगा इसको। 1833 सेकंड तक ए दौड़ेगा, इसके बाद ए रेस जीत जाएगा और बी अकेले दौड़ता रहेगा फिर। तो 500 सेकंड में एक बार, तो 1000 सेकंड में कितने बार, 2 बार। तो 1500 सेकंड में कितने बार, 3 बार। अब अगली बार मिलते 2000 सेकंड में, लेकिन 2000 सेकंड से पहले ही ए की रेस खत्म हो जाएगी, यानी कि ये 3 बार ही ए बी को मिलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला वाला गलत है, आंसर आएगा इसका 2 ओनली, ठीक है। अच्छा सवाल था रेस का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे कि नमन सेल्स एन आइटम एट ₹X after giving 2 successive discount each of 10% on its mark price. If he does not give any discount on the mark price,
he earn a profit of 25%. The cost price of the item is 800. What is the value of X? ऐसा सवाल हमने पिछली वाली शिफ्ट में भी देखा था कि नमन जो है वो किसी आर्टिकल को बेचता है X रुपए में, यानी ये SP है। कब? MRP पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 10-10% के 2 डिस्काउंट दे दिए, तो 10-10% के 2 डिस्काउंट किसके बराबर होंगे? 19% के बराबर। 10 + 10 -10 × 10, यानी कि कुल मिलाकर के उसने 19% का डिस्काउंट दिया। यानी अगर MRP 100 रुपए होगा तो बेचा उसने 81 रुपए में होगा। ठीक है ना? कह रहे हैं कि इफ ही डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, अब अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो जो MRP है वही SP है, तो उसे प्रॉफिट होगा 25% का। ठीक है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज 800, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? तो CP हमारा है 800 रुपए, और अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो जो SP है वो MP के बराबर होगा। ठीक है ना? और तब मुझे प्रॉफिट कितने का होगा? 25% का। 25% कितना? 1/4, यानी कि अगर 4 की वैल्यू 800 है, CP 4 है, 4 की वैल्यू 800 है, तो SP कितना है? 5। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। तो हमारे पास जब CP 800 था आर्टिकल का, तब SP कितना था? 1000 था। और जो SP है वही MP है, क्योंकि वो डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्क प्राइस SP दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर 1000 रुपए हमारा MRP था और उस पर हमने 19% का डिस्काउंट दिया होगा, तो हमने बेचा कितने में होगा? 810 रुपए में। यही हमारे पास क्या है? X है। इस सवाल का उत्तर बन जाएगा हमारा 810। तो आज की शिफ्ट के 20 क्वेश्चन में केवल 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो थोड़े कैलकुलेटिव थे, बाकी सारे सवाल आपके डूएबल हैं। ठीक है ना? कौन कौन से 2? एक तो वो एसिड एंड वो वाला, ठीक है, और बाकी सारे सवाल आपके करने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एक तो ये एसिड एंड अल्कोहल एंड वाटर वाला, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। ठीक है, और इसके बाद एक और सवाल था जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी ना, ये वाला बॉयज एंड गर्ल्स वाला। बाकी सारे करने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी सारे आप अटेम्प्ट कर सकते थे इस सवाल में, इस वाली शिफ्ट में। ठीक है ना? तो ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसान शिफ्ट हुई। जिन बच्चों का इसमें पढ़ा होगा उन्हें मज़ा आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अब हमने IB के 2024 के जितने भी शिफ्ट हुई थी, 8 शिफ्ट, उन सभी के मैथ्स के 20 × 8 यानी 160 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आप इन क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार लगाइए, तो ये अगर आप 3 बार लगाते हो तो 480 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपका पूरा अरिथमेटिक रिवीजन हो रहा है और बहुत ही अच्छे लेवल का भी रिवीजन हो रहा है ना? बाकी IB का क्रैश कोर्स एप्लीकेशन पर लाइव है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। www.teamnistha.com पर जाइए, या फिर टीम निष्ठा का एप्लीकेशन है उस पर जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टीम निष्ठा सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।